अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। रॉकेट्स के बारे में बहुत से सवालात आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत होती है एक गांव से। ये एक ऐसा गांव है जिसके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हीन माने जाते थे। लेकिन जब मैं इस गांव में गया तो मुझे हर तरफ बच्चे खेलते हुए नजर आए। मैं मुख्तलिफ गलियों में घूमना शुरू हो गया, लेकिन मुझे कोई बच्चा पढ़ता हुआ नजर नहीं आया। मैंने पुराने खेलों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन फिर एक जगह एक स्कूल नज़र आया और उसमें उनके उस्ताद से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो उनके दिमाग कैसे बड़े होंगे। आज की साइंस ये बताती है कि खेले बगैर बच्चे का दिमाग बढ़ नहीं सकता और इसलिए वो अच्छा पढ़ नहीं सकता। पढ़ाई के लिए ज़रूरी है कि बच्चे कम अज़ कम दिन में 1 घंटा ज़रूर खेलें। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आखिर हमारे स्कूलों में और शहरों के स्कूलों में इतना फ़र्क क्यों है। तो मैंने उनको बताया कि आपके लिए तख्ती ऑनलाइन है, जहां आप बहुत सी वीडियोस देख सकते हैं। इतने में एक बच्ची मेरी तरफ आई और उसने कहा कि अंकल, मेरे कुछ सवालात हैं। पहला सवाल यह है कि रॉकेट स्पेस में कैसे उड़ते हैं। दूसरा सवाल मेरा यह है कि उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, क्योंकि उनके अंदर तो धमाके हो रहे होते हैं, स्पेस में तो ऑक्सीजन होती नहीं है। और तीसरा सवाल मेरा यह है कि क्या स्पेस में हमें रॉकेट का फ्लेम नजर आता है, क्योंकि स्पेस में तो वैक्यूम है। लेकिन मैंने मुख्तलिफ तस्वीरों में देखा है कि रॉकेट के पीछे एक चमकदार दुम बनाई जाती है। क्या ये चमकदार दुम वाकई स्पेस में मौजूद होती है? तो मुझे छोटे होते ये बताया गया था स्कूल में कि रॉकेट जमीन पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है और उसके रिएक्शन में जमीन रॉकेट पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है और वो ऊपर जाता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आज हमें पता है कि रॉकेट इस वजह से हवा में नहीं जाता कि उस पर जमीन कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही है। मैंने आपको यहाँ पे दो एरो दिखाए, तो बड़ी फोर्स कहा जाता था कि जमीन एक्सर्ट कर रही है रॉकेट पे, और छोटी फोर्स रॉकेट जमीन पर एक्सर्ट कर रहा है। और क्योंकि ये बड़ी फोर्स है जमीन वाली, तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम इस चीज को गलत साबित कर सकते हैं। मेरे पास एक बैलून है और उसमें हवा भरी हुई है, और आप देख सकते हैं कि उसको हमने एक धागे में से गुजारा हुआ है स्ट्रॉ के जरिए। तो इस बैलून को अगर मैं छोड़ूंगा तो ये किस तरफ जाएगा? ये आगे की तरफ जाएगा। लेकिन इसकी मूवमेंट का जमीन से तो कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें हवा है जो बाहर निकलेगी, जो पीछे की तरफ ट्रेवल करेगी, फ्लो करेगी बड़ी तेजी से, और रिएक्शन में ये आगे की तरफ जाएगा। तो ये एक्शन और रिएक्शन की वजह से मूव करेगा। लेकिन आपको क्या यहां पर कहीं भी जमीन का कोई अमल दखल नजर आता है? बिल्कुल नहीं नजर आता। मैं आपको यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ बता रहा हूं, जो कि बताता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, और जिसकी बेसिस पर हम बैलून रॉकेट बनाते हैं। बिल्कुल इसी बेसिस पर हमारे ओरिजिनल रॉकेट्स हवा में उड़ते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन ये होता था, रॉकेट से निकलने वाली फ्लू गैसेस हवा पर, रॉकेट से निकलने वाली फ्लू गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस हवा पर फोर्स एक्सर्ट करती है, और उसके रिएक्शन में हवा रॉकेट पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है जो ज्यादा ताकतवर होती है, और वो हवा की वजह से ऊपर की तरफ जाता है। और क्योंकि स्पेस में हवा नहीं है, तो फिर रॉकेट को तो हवा के बगैर उड़ना ही नहीं चाहिए और उसे स्पेस में तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल गलत है। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। साइंसदानों ने इस चीज को गलत साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा जार लिया और उसमें वैक्यूम प्रोड्यूस किया। तो इसके अंदर आपको इस वैक्यूम जार के अंदर कोई गैस नहीं मिलेगी, और फिर हमने दोबारा इस गुब्बारे को इसमें छोड़ा, तो अब गुब्बारे के ऊपर से हवा निकली और गुब्बारा तेजी से नीचे गया। जिससे हमें ये पता चलता है कि मोशन के लिए आपको एयर की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको रॉकेट के तौर पे लें। इसी तरीके से एक और एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो कि एक वैक्यूम जार में, ये मेरे पास एक वैक्यूम जार है और इसके अंदर हम एक सोडा का केन रखते हैं और फिर उसको किसी मैकेनिज्म के साथ खोला जाता है, तो उसमें से लिक्विड प्रेशर के साथ पीछे की तरफ निकलता है। लेकिन लिक्विड अभी इस जार की बाउंड्री से टच नहीं कर रहा होता, रास्ते में होता है, लेकिन ये कैन आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करना शुरू कर देता है। आपके लिए ये कुछ हैरानी की बात नहीं है कि उसने इस जार को टच नहीं किया, लेकिन कैन फिर भी आगे की तरफ मूव कर रहा है। और जब वो और पीछे की तरफ जाता है तो कैन आगे की तरफ मूव करता है। सवाल यह है कि ना तो ये जार गुब्बारे को लग रहा है और ना ही ये जार इस सोडा कैन को लग रहा है, लेकिन ये फिर भी मूव करता है और उसकी वजह इसमें से किसी चीज का फ्लो करना है।
तो यहाँ से एयर फ्लो कर रही है ऊपर की तरफ और रिएक्शन में ये नीचे की तरफ जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर हमारे पास लिक्विड फ्लो कर रहा है और रिएक्शन में कैन आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ग्लास का इंटरेक्शन और एयर का इंटरेक्शन यानी जमीन का इंटरेक्शन और हवा का इंटरेक्शन मूवमेंट का बायस नहीं है, बल्कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ है जिसमें हमें बताया जाता है। यहाँ पर मैं आपको यही चीज दोबारा दिखा रहा हूँ कि एयर नीचे की तरफ जा रही है और उसके रिएक्शन में ये पूरी की पूरी बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इसी तरीके से रॉकेट में फ्लू गैसेस नीचे की तरफ जाती हैं फोर्स के साथ और रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है फोर्स के अंडर। तो यहां पर आपको एक्शन नजर आ रहा है, गैसेस नीचे की तरफ जा रही हैं और रिएक्शन नजर आ रहा है कि रॉकेट ऊपर की तरफ जा रही है। और इस एक्शन और रिएक्शन की वजह या न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह, जो लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसकी वजह है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमारी कायनात में 4 चीजें कंजर्व हैं। एनर्जी कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व है। तो लीनियर मोमेंटम की तरफ चलते हैं। आप इस तोप को देख रहे हैं, ये गोला दूर फेंकती है, लेकिन क्योंकि पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है तो इस पर एक फोर्स लगती है, क्योंकि गोला बहुत तेजी से दूर जाता है और उसकी वजह यह कि इसके अंदर बारूद को जलाया जाता है। तो उसके रिएक्शन में ये पीछे की तरफ आती है ताकि पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहे, कंजर्व रहे। मैं आपको ये भी बताता हूं कि गोले का मोमेंटम आप mv से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये तोप जब पीछे की तरफ आती है तो इसका मोमेंटम भी आप mv से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी वजह से हमें यहां पर मूवमेंट नजर आ रही है। अब इस तोप को लें और इसको उल्टा कर दें, तो अगर इसमें से गोला निकलेगा, ये फायर करेगी, तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से ये ऊपर की तरफ झटका लेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ये एक्सप्लोजन कॉन्टिन्यूसली होना शुरू हो जाए, मुस्तकिल होना चाहे, तो ये तेजी से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, क्योंकि एक्सप्लोजन की ताकत इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है। बिल्कुल यही काम होता है रॉकेट्स में इंजन कॉन्टिन्यूसली एक्सप्लोजन करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से फ्लू गैसेस नीचे की तरफ आती हैं और फ्लू गैसेस के नीचे आने के एक्शन के रिएक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट होती है रॉकेट की तरफ, जो उसको ऊपर की तरफ लेके जाती है। ये रिकॉयल इफेक्ट भी होता है, जिसे आप तोप में भी देख सकते हैं। और जब आप गोली चलाते हैं बंदूक से, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको एक एक्शन का रिएक्शन मिल रहा होता है। मैं आपको यहाँ पर और मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट्स दिखा रहा हूँ। ये आप देखें, पानी का रॉकेट है जो कि ऊपर की तरफ गया। आपको गुब्बारे वाला रॉकेट भी नजर आ रहा है, यहाँ पर भी पानी वाला रॉकेट है। और मुख्तलिफ आप इवन फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में भी देख सकते हैं कि जब बड़ी तेजी से लिक्विड बाहर की तरफ फ्लो करता है तो ऑपोजिट साइड पर आप पर एक फोर्स आती है, जिसकी वजह से आप ऑपोजिट साइड पर मूव करते हैं। बिल्कुल यही प्रिंसिपल है रॉकेट का, ना उसका जमीन से कोई ताल्लुक है और ना ही उसका ताल्लुक है एयर के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर गाड़ी में भी फ्लू गैसेस बाहर निकल रही होती हैं, लेकिन गाड़ी इसलिए आगे नहीं जाती क्योंकि इन फ्लू गैसेस का प्रेशर बहुत कम होता है, इनका फ्लो बहुत कम होता है, क्योंकि ये इंजन बहुत कमजोर होता है। अगर यहाँ पर रॉकेट का इंजन लगाए तो गाड़ी भी आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूटन का थर्ड लॉ समझ आ गया होगा और आपके मिसकंसेप्शन दूर हो गए होंगे। लेकिन अब अगला मिसकंसेप्शन ये है कि ऑक्सीजन कहाँ से रॉकेट लेगा, क्योंकि स्पेस में तो ऑक्सीजन होती नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि रॉकेट के अंदर हमें 2 टैंक नजर आते हैं, एक फ्यूल का टैंक होता है और एक ऑक्सीजन का, लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक होता है। तो रॉकेट अपनी ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाता है और उसके अंदर टैंक मौजूद होता है, वो जलाता रहता है और उससे यहाँ पर आप देखें फ्यूल आया और ऑक्सीजन आई और यहाँ पर हमने कंबस्टन की, फ्लू गैसेस तेजी से नीचे की तरफ गई और रॉकेट इन रिएक्शन ऊपर की तरफ गया। मैंने यहाँ पर यह बात की कि ऑक्सीजन तो स्पेस में मौजूद नहीं होती, लेकिन ये बात पूरे तरीके से ठीक नहीं है। स्पेस में ऑक्सीजन मौजूद होती है, लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमें आज तक स्पेस में नहीं मिला। एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन मौजूद होती है, जो कि ग्रीन कलर की नेबुला में, मुख्तलिफ किस्म के नेबुला में हमें नजर आ रही होती है। हम इनसे सांस नहीं ले सकते इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए, इसको जला नहीं सकते और इससे रॉकेट को चला नहीं सकते। लेकिन ये ऑक्सीजन सितारों के गिर्द हमें नजर आती है। तो फ्यूल रॉकेट के अंदर होता है, इसलिए फ्यूल स्पेस से नहीं आता। फ्यूल लिक्विड भी हो सकता है और फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है। तो मैं आपको यहां पर फ्यूल प्रोपेलेंट दिखा रहा हूं, अमोनियम परक्लोरेट। ये आपको बड़े बड़े रिंग नजर आ रहे हैं, सॉलिड फ्यूल है जो कि रॉकेट के अंदर जलता है और इसके लिए एक स्ट्रक्चर यूज होता है जिसे मोटर कहा जाता है। तो हमारे पास रॉकेट के अंदर फ्यूल आ गया और वो ही फ्यूल स्पेस में जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट भी ठीक हो गया। अब आते हैं फ्लेम की तरफ
कि क्या स्पेस में फ्लेम रॉकेट का बनेगा, तो मेरा जवाब है जी कि बिल्कुल बनेगा। रॉकेट में फ्लेम, स्पेस में रॉकेट का फ्लेम होता है, लेकिन जैसे ही रॉकेट ज़मीन से उड़ता है उस वक्त ज़मीन की निचली सतह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हवा का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ज़मीन की निचली सतह पर। इसलिए जो अंदर से फ्लू गैसेज नीचे की तरफ आ रही हैं वो कंप्रेस फॉर्म में होती है, वो आपको लंबी सी दुम में नज़र आ रही होती है क्योंकि इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड अटेन करते हैं, बुलंदी की तरफ जाते हैं, तो अब हवा का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है और अब अंदर का प्रेशर और हवा का प्रेशर, फ्लू गैसेस का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो चुका है। तो आप देखें नोजल के बराबर आपको दुम नजर आएगी। तो रॉकेट की दुम की शक्ल इस तरीके से होगी और जैसे रॉकेट और ज़्यादा ऊपर जाएगा तो अब बाहर एयर का प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा एल्टीट्यूड पर, और अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये दुम फैलती जाएगी। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दुम काफ़ी फैली हुई है और यहाँ पर उसकी दुम बहुत ज़्यादा छोटी है। तो जब हम वैक्यूम की तरफ जाएंगे तो और ज़्यादा प्रेशर कम हो जाएगा, बल्कि प्रेशर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी दुम बाहर की तरफ फैल जाएगी। इसके लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इस चीज़ को ज़मीन पर देखने के लिए। मैं आपको यहाँ पर एक वैक्यूम चैम्बर दिखा रहा हूँ जिसके अंदर आपके पास एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर मोटर लगी हुई है और उसके साथ हमारे पास एक थ्रस्ट सेंसर लगा हुआ है। ये ऐसा सेंसर है जो थ्रस्ट को कैलकुलेट करता है। तो जैसे ही हम इसको इग्निशन देंगे, वैक्यूम की वजह से पहले इग्निशन प्रॉपरली रॉकेट फ्यूल तक नहीं पहुंच सका, लेकिन फिर उसको प्रॉपर सील किया गया और उसके बाद जब इग्निशन दिया गया तो आपको यहाँ पर एक बड़ा फ्लेम नजर आ रहा है, एक बड़ी दुम नजर आ रही है। अगर वैक्यूम है तो क्या ये दुम होनी चाहिए? बिल्कुल, हमें ये प्रैक्टिकली नजर आई है और उसके वजह फ्लू गैसेस का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर बाहर पीछे की तरफ निकलती हैं और इससे प्रेशर एक्सर्ट होता है और आपको यहाँ पर थ्रस्ट मीटर पर थ्रस्ट नजर आना शुरू हो जाता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी यहाँ पर आपको डिमोन्स्ट्रेट होता हुआ नजर आ रहा है और आपको इस सवाल का भी जवाब मिलता है कि क्या स्पेस में रॉकेट की दुम होती है, फ्लेम होता है, तो आपको वहां पर फ्लेम मिल सकता है। लेकिन कई मरतबा हमें फ्लेम नजर नहीं आता और उसकी वजह यह है कि हम किस किस्म का फ्यूल यूज कर रहे हैं। अगर आप हाइड्रोजन फ्लेम को देखें तो आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। तो अगर आप हाइड्रोजन लिक्विड फ्यूल यूज कर रहे हैं तो उसका फ्लेम आपको नजर नहीं आएगा, चाहे आप जमीन की बात कर लें या स्पेस की बात कर लें। इसी तरीके से हाइड्रोजन विद टेट्रा ऑक्साइड अगर आप यूज कर रहे हैं रॉकेट में तो उसका फ्लेम भी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, वो भी आपको नजर नहीं आएगा। एल्यूमिनियम विद ऑक्सीडाइजर आपको यहाँ पर फ्लेम नजर आ रहा है और आपको इस साइड पर ये धुआं नहीं है, ये स्टीम है जो कि कूलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर वाज़ेह तौर पर फ्लेम नजर आ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको स्पेस एक्स लॉन्च की एक वीडियो दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि केरोसिन ऑयल इसके अंदर जल रहा है और आपको यहाँ पर स्पेस में फ्लेम नजर आ रहा है। तो रॉकेट का फ्लेम स्पेस में एग्जिस्ट करता है और ये मिसकंसेप्शन ठीक नहीं है कि जब रॉकेट स्पेस में जाता है तो स्पेस में क्योंकि वैक्यूम है इसलिए उसका फ्लेम नजर नहीं आता, बल्कि स्पेस में ग्रेविटी बहुत कम होती है तो थोड़ी सी एनर्जी के साथ रॉकेट अपनी डायरेक्शन एडजस्ट करता रहता है, तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अब उसे ग्रेविटी से लड़ना नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में अपने कई कॉन्सेप्ट ठीक करने को मिले होंगे और रॉकेट्स के बारे में जो आम गलत फहमियाँ है वो हमने दूर करने की कोशिश की है। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को चांद तक ले जाइए।